नमस्कार। एक बर्थ डिटेल आपने मुझे दी। 10 नवंबर 2014 सुबह के 8:30 बजे। आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो पहले मैं शुरुआत करता हूं लगन से। लगन है इस बच्चे का वृश्चिक लगन और जन्म की राशि है मिथुन राशि। लगन मंगल का लगन है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है बुध की राशि में, मिथुन राशि में, इसलिए राशि के स्वामी बुध हैं। हम जब स्टडी कर रहे थे अपने पढ़ने के समय पे, तो हमारे गुरु ने हमको एक चीज़ सिखाई थी कि सबसे पहले अगर किसी भी कुंडली के अंदर कुंडली खुलते ही चंद्रमा 6, 8, 12 में दिखाई दे, यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में दिखाई दे, तो थोड़ा सा हॉरोस्कोप में चिंता एकत्रित हो जाती हैं कि बच्चे को कोई बाल अरिष्ट तो नहीं है। बाल अरिष्ट का मतलब है उसको बचपन के समय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। क्या वो शारीरिक रूप से सक्षम है, आँखों से, कान से सुनना, देखना, चेहरे से, या कोई विकार तो नहीं है, या ठीक प्रकार से बोलेगा या नहीं बोलेगा। वो सारी चीज़ें चंद्रमा पे आधारित होती हैं, क्योंकि चंद्रमा बाल्यावस्था का कारक है और 5 वर्ष तक बहुत ज़्यादा काम करता है। तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर अष्टम भाव में मिला। चंद्रमा मानसिकता का भी कारक है, चंद्रमा शिशु अवस्था का कारक है, और बच्चे की उम्र जो महज अभी 5 साल ही है। 2019 में अभी 5 साल के हुए हैं। चंद्रमा बुध की राशि में है, राशि का मालिक भी बुध है, और बुध 12वें घर में पहुंच गया, यानी जिसकी राशि में बैठा है वो भी 12वें घर में है, यानी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। साथ में नीच का सूर्य है और द्वादशे शुक्र भी है। लगन पर शनि है। शनि स्वभाव में गंभीरता देता है, स्थिरता भी देता है, लेकिन जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। तीसरे घर का मालिक होकर शनि जब लगन में बैठे तो व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता देता है कि वो जीवन से लड़ सके, यानी जीवन की परिस्थितियों से लड़ने का उसको एक हुनर प्रदान करने में शनिदेव सक्षम है। और चतुर्थेश होकर शनि लगन में जब हो तो भूमि, जमीन, जायदाद का सुख उसको मिलता है, यानी जहाँ पर वो पैदा होता है वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं स्थितियाँ कैसी भी हों, अगर उसके फादर उससे पहले कहीं किराए के मकान में रह रहे हों तो इस बच्चे के भाग्य से मकान का सुख मिल जाएगा, या बच्चे के भाग्य से जमीन जायदाद का सुख मिल जाएगा। लगन का मालिक मंगल दूसरे घर में बैठा। दूसरा घर कुटुंब के लिए जाना जाता है। लग्नेश का दूसरे घर में जाना धन योग तो है ही है, कुटुंब से लाभ दिलाने की स्थिति भी है। और मंगल बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं नवम भाव भाग्य स्थान में। ये कॉम्बिनेशन जीवन में प्रगति देने में सक्षम है, धन देने में सक्षम है, कुटुंब की वृद्धि देने में सक्षम है। बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं, पंचमेश भी हैं। इसका मतलब बृहस्पति जब वापस अपने घर को यहाँ देख रहे हैं, अगर ये कुटुंब वृद्धि कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो बृहस्पति पंचम भाव को वापस देखकर शिक्षा कराने में भी सक्षम है। जबकि शिक्षा के कारक ग्रह बुध द्वादश भाव में है, तो शिक्षा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन शिक्षा तो होगी। राहु एकादश भाव में बैठा है। लाभ के भाव में, एकादश भाव में राहु का होना प्राप्तियां कराता है, लेकिन राहु भी यहाँ देखिए बुध की राशि में है। बुध 12वें घर में, आपकी राशि का मालिक भी 12वें घर में, चंद्रमा जिस राशि में उसका मालिक भी 12वें घर में, और राहु भी जिसकी राशि में वो भी 12वें घर में। जब 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th हाउस हमेशा से डॉक्टर, डॉक्टरी उपचार, अस्पताल, खर्च, व्यय का स्थान है, ये उसके लिए कहलाता है। यानी चंद्रमा ने भी दर्शित किया, राशि के मालिक ने भी दर्शित किया, और राहु ने भी दर्शित किया कि बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब ग्रहों के बारे में तो मैं बात कर चुका कि देखिए सूर्य द्वादशेश होके दशम भाव का मालिक होके नीच का है द्वादश भाव में, द्वादशेश के साथ है। प्रोफेशनल लाइफ को बनाने के लिए घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, लाभ प्राप्ति के लिए भी बाहर जाना पड़ सकता है। अब मैंने यहाँ बात राहु की क्यों करी थी ज़्यादा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका राहु बुध की राशि में 12वें घर में बैठा, और वहाँ से बैठकर छठे घर को दृष्टि देता है। छठा घर बीमारी है तो 12वां घर अस्पताल है, डॉक्टर है। नवांश कुंडली में भी आप राहु को देखिएगा 12th हाउस में, तो छठे घर में है।
6th हाउस में राहु है, फिर से रोग स्थान से संबंध बना रहा है। राहु की महादशा इस बच्चे को मिली है। कब से मिली है? पैदा हुआ बच्चा मंगल की दशा में 10 नवंबर 2014। नवंबर 2014 में जब पैदा हुआ, मंगल की महादशा शुक्र की अंतर्दशा थी। अब मंगल दूसरे घर में है, लेकिन शुक्र कहाँ है? 12वें घर में, और राशि का मालिक चंद्रमा अष्टम भाव में। उसके बाद दशा आई मंगल में सूर्य, फिर मंगल में चंद्रमा। ये जो मार्च 16 से अक्टूबर 16 का जो पीरियड है, यानी 2016 का जो पीरियड है, जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसने इस बच्चे की तकलीफ को बढ़ाने का समय मैं कह सकता हूँ। उसके बाद अक्टूबर 16 से राहु की महादशा शुरू हो गई। राहु बुध की राशि में, बुध फिर से 12वें घर में। और आपका ये सवाल, क्या ये बच्चा ठीक से बोल पाएगा? अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं, जब जब ग्रह एकादश भाव में हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये पढ़ाया जाता था कि अगर 11वें घर से संबंध बने तो बीमारी है, डॉक्टरी उपचार ले रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये बच्चा मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना ठीक नहीं बोल पाएगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ठीक बोल पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी इसको राहु में बृहस्पति चल रही है दिसंबर 21 तक, और बृहस्पति उच्च का होकर भाग्य स्थान में है। इसलिए मेरी सलाह है, मेडिकल ट्रीटमेंट में जितना जल्दी हो सके इसको डाल दो, क्योंकि ये इसी बृहस्पति दिसंबर 21 तक में ये बच्चा रिकवरी कर जाएगा। ये बच्चा रिकवरी कर जाएगा, ये बच्चा बोलना शुरू कर देगा, स्पष्ट बोलना शुरू कर देगा, लेकिन बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात करी आपने मुझसे एजुकेशन एंड कैरियर। एजुकेशनली तो मैं आपको बताऊं, राहु का कनेक्शन 5th हाउस से बनता है, पंचम भाव शिक्षा का है। शिक्षा का कारक बुध 12वें घर में है, तो ये क्या करता है, ये पढ़ाई को कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो बच्चा बहुत जल्दी से पकड़ नहीं बना पाएगा। हो सकता है अपनी बीमारी की वजह से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे। कहते हैं लाइफ में थोड़ा सा देरी से अब प्रगति करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रगति नहीं करेगा। 2014 में पैदा हुआ और राहु की दशा 2034 तक चलेगी, 20 साल की उम्र तक। तब तक एजुकेशन तो होती रहेगी। और जब बृहस्पति की दशा आएगी जीवन में 16 साल की, उच्च का बृहस्पति भाग्य स्थान में, और यहाँ बृहस्पति स्वग्रही और यहाँ बृहस्पति भाग्य स्थान में, जो भी मन में चिंताएं हैं वो आप निकाल दीजिए इनके लिए। क्योंकि जैसे ही ये बच्चा वाणी के हिसाब से प्रगति करेगा, 2 साल 3 साल मैक्सिमम बस, उसके बाद ये बच्चा पढ़ाई में भी तरक्की करेगा, उसके बाद ये बच्चा जीवन में भी तरक्की करेगा। वो स्थिति मुझे यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो आप चिंता ना करें। इसकी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए मैं आपको लास्ट में रेमेडी बता दूंगा, आप उपाय करवाते रहना, जो डॉक्टरी उपचार है वो करवाते रहना, और स्थिति इसकी कवर होती रहेगी। क्योंकि एजुकेशन तो बहुत अच्छी लगती है। आप कह रहे हैं पेरेंट्स के साथ एडजस्टमेंट, देखिए थोड़ा सा स्वभाव से जिद्दी कह सकता हूँ, थोड़े हटिए स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। वृश्चिक राशि में शनि का बैठना व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, लेकिन माता पिता के हिसाब से देखें तो ये कोई खराब कॉम्बिनेशन वाला चार्ट नहीं है। ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी? ईश्वर कृपा से 20 साल के बाद जो बृहस्पति की दशा आएगी उसमें बच्चा अच्छी खासी तरक्की करेगा। जब कर्म भाव और लाभ भाव इनके मालिक द्वादश में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को अपनी जिंदगी बनाने के लिए दूर स्थान पे जाना पड़ता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। स्थान परिवर्तन करके तरक्की प्राप्त बच्चा ऐसा करता है। और साथ ही साथ यहाँ मंगल लग्न के मालिक हैं और कर्म भाव के मालिक सूर्य हैं, दोनों धन योग में हैं। मुझको ऐसा लगता है ये बच्चा जीवन में पढ़ाई तो अच्छी करेगा, लेकिन ये ज़्यादा समय तक किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएगा। यानी ऐसे लोग स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले होते हैं। तो बिजनेस वाला कॉम्बिनेशन मुझे इस चार्ट में दिखाई देता है। सूर्य और शुक्र का जब बार बार संयोग आता है तो इलेक्ट्रिक्स से संबंधित पढ़ाइयाँ, अगर आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, CS कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेज कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज, ऐसी पढ़ाई करा सकते हैं। और व्यवसाय में इलेक्ट्रिक से रिलेटेड व्यवसाय, अग्नि से संबंधित कोई काम,
क्लोथ से संबंधित कोई काम, गारमेंट्स से रिलेटेड कोई काम, ऐसे काम कराकर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। तो जॉब और बिजनेस में आपने मुझसे पूछा, मैं कह सकता हूँ ऐसे भी लोगों के लिए बिजनेस ज़्यादा बेहतर होता है। हेल्थ वाइज थोड़ी सी चिंता रहेगी, उसके लिए आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो लेंगे ही लेंगे। वाणी की जहाँ तक बात है कि अभी ठीक से नहीं बोल पाता है, आप डॉक्टरी उपचार में जाइए, बच्चे को अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ईश्वर कृपा से 2020 और 2021 इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इस दौरान में बृहस्पति की दशा में कवर कर जाएगा। बात आती है रेमेडी की। चंद्रमा अष्टम में हो, बुध वाणी का कारक हो, बुध की राशि में हो, तो बच्चे को ये कहें कि बेटा वाणी देने वाले, बुद्धि देने वाले हैं भगवान गणपति देव। अब बच्चे से क्योंकि रोजाना अगर वो हो सके तो मंदिर जाके गणेश जी के दर्शन करके आए, गणेश जी की चालीसा, या सिर्फ सामने भगवान गणेश हैं घर में तो उनका आशीर्वाद ले, उनके पैर छुए, उनको नमन करे, आरती पढ़े, ये करे। साथ ही साथ हर बुधवार का नियम बना लीजिए बच्चे से कि उसको बाज़ार से बूंदी के लड्डू खरीदने हैं 5, आप उसको 5 बूंदी के लड्डू ला के दीजिए। बूंदी के लड्डू अब बच्चे के साथ रखिए। थोड़ी सी दूब घास, जो घास उगती है, दूब घास, थोड़ी सी दूब घास ले लीजिए, उसे धो लीजिए। भगवान गणेश के मंदिर में जाइए जहाँ शिव परिवार होता है, वहाँ भगवान गणेश को सबसे पहले लड्डू का भोग लगवाइए बच्चे से, फिर दूब घास उनके चरणों में अर्पित करवाइए। उसके बाद बच्चे से कहिए कोई धूपबत्ती जलाकर या जोत जलाकर उनको दे दे, वो बच्चा उनके चरणों में जोत रख दे और भगवान गणेश के हाथ जोड़े। ये प्रोसेस आपको लंबे समय तक कराना है, जब तक आपका बच्चा ठीक प्रकार से ना बोल ले। ये बुधवार का उपाय है। कुछ लोग, मैंने कुछ लोगों से, आयुर्वेद वालों से बात की है, वो कहते हैं जी जो बच्चे टंग ट्विस्ट हैं, बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय हम बताते हैं। वो होता है माखन और मिश्री का, कि घर में निकला हुआ मक्खन और मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, तो धागे वाली मिश्री और माखन, इन दोनों का एक साथ सेवन करना बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उन्होंने कहते हैं जी इसका जब लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो बच्चे को लाभ मिलता है इससे, तो उसका भी सेवन आप करा सकते हैं, रोज भी करा सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन भी करा सकते हैं, एक एक दिन छोड़ के। लेकिन ओरिजिनल माखन हो, घर का निकला हुआ मक्खन, जिसको लोनी बोलते हैं लोग बाग, वो हो, और मिश्री हो, बाजार से मिल जाएगी धागे वाली मिश्री, वो आर्टिफिशियल नहीं, छोटे छोटे कट वाली नहीं चलेगी, धागे वाली मिश्री। थोड़ा सा माखन, थोड़ी सी मिश्री, बच्चे को खिलाओ कि बेटा इसको चूसो, इसको चाटो, इसको खाओ, वो इसके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं वो इनसे कराइएगा, बच्चा जीवन में तरक्की करेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नमस्कार।